इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आर.सी. धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, जातीय, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पे होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं, बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जैसे मानवाधिकारों का मैं प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से और लोगों में विधिक अज्ञानता दूर करके उनके विधिक अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से मैं निःशुल्क, बिना किसी भी आर्थिक लाभ के यह वेबिनार में अपने विधिक ज्ञान देश के नागरिकों को प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालन कर रहे हैं माननीय संचालनकर्ता, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उपासक एवं उपासिका एवं भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि भारत के संविधान के संबंध में जागरूकता पैदा करना और भारत के संविधान की जानकारी देश के समस्त नागरिकों को प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को रात में 8 बजे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे मैं संविधान की जानकारी प्रदान करता हूं। अभी पिछले वेबिनार में अनुच्छेद 157 पर चर्चा हुई। रिपीट करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 157 जो कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं बताता है, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है और उसकी कुछ अहर्ताएं होती हैं। उन अहर्ताओं को यहाँ पर बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसमें क्या-क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इस संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 157 में 2 बिंदु हैं। नंबर 1,
कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 158 राज्यपाल कार्यालय की शर्तें, इन शर्तों के विषय में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, संक्षेप में इसे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, राज्यपाल पहली अनुसूची में निर्दिष्ट स्क्रीन में पुनः शेयर करता हूं। अनुच्छेद 158 के अंदर मुख्य बिंदु यह है कि राज्यपाल पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि वह विधायिका से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ना वह संसद का सदस्य होगा और ना वह किसी विधानमंडल का सदस्य होगा। और यदि संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो जिस दिन से वह नियुक्त होगा, जिस तारीख से वह नियुक्त होगा, जिस समय से वह नियुक्त होगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने अपने विधायिका के पद से त्याग पत्र दे दिया है। यानी वह संसद से अगर चुना जाता है तो संसद का सदस्य नहीं रहेगा, अगर विधानसभा से चुना जाता है तो विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह राज्यपाल चुन लिया जाए। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 158 जो है सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पे काम करता है। अनुच्छेद 158 में शक्ति के विभाजन की बात की गई है। कार्यपालिका और जो है विधायिका की शक्तियां अलग अलग रखने का प्रयास किया गया है, इन दोनों को मर्ज नहीं किया गया है। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए, यदि इन्हें मर्ज कर दिया जाता है, तीनों शक्तियां कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां एक व्यक्ति, एक वर्ग या एक समूह में केंद्रित हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति, वह वर्ग, वह समूह निरंकुश और तानाशाह हो जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 58 में जब इसको हम जो है काफी गहराई से देखते हैं तो हमें साफ दिखता है कि सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पर जो है बिंदु का ध्यान रखा गया है। और विधायिका का यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहे तो सीधा सीधा निवारित कर दिया गया है कि नहीं, जो है लेजिस्लेटिव कोई भी राज्यपाल नहीं बनेगा, गवर्नर नहीं बनेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो है गवर्नर बन जाता है, बना दिया जाता है, तो फिर जो है वह विधायिका का मेंबर नहीं रहेगा। इस सेपरेट कर दिया गया है। अगर जो है सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे नहीं किया जाता, विधायिका का सदस्य जो है एग्जीक्यूटिव ही हो जाता, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का भी जो है स्टेट में हो जाता गवर्नर, तब क्या स्थिति होती कि फिर विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति में निहित हो जाती, तो वह व्यक्ति निरंकुश और तानाशाह हो सकता था। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ साफ दिख रहा है। आगे चलते हैं। 158 2, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करे। दूसरी शर्त ये। तीसरी ये है कि राज्यपाल अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होगा। यानी कि जो उसका आवास होगा उसमें उसको किराया नहीं देना होगा, वह बिना किराए के भुगतान के हकदार होगा।
और ऐसी परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार का भी वह हकदार होगा जैसा कि संसद कानून द्वारा बना करके उसे प्रदान करती है। इस प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद 158 और 158 2 और 3 के संबंध में बताया गया है। इस संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, संक्षेप में इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के अंदर उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ की व्यवस्था की गई है। शपथ। अब राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनके समक्ष वह शपथ ग्रहण करेंगे। उसका एक प्रारूप है, उस प्रारूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि पता चला एक मॉडर्न जो है गवर्नर बना दिए तो उन्होंने कहा इन द नेम ऑफ द फला फला, एक प्रारूप से हटके जो है शपथ ग्रहण कर ली अपने तरीके से। या कोई एक हिंदू जो है गवर्नर बनाएगा तो फॉर्मेट से अलग हटके वो शपथ ग्रहण कर ले, या जो है एक क्रिश्चियन बनाया जाए तो अलग, या कोई अलग अलग अपने अपने फॉर्मेट पर जो है शपथ ग्रहण करे। तो ऐसी स्थितियां ना पैदा हो इसलिए सीधा सीधा जो एक फॉर्मेट बना दिया गया है, उस फॉर्मेट को दृष्टिगत रखते हुए गवर्नर महोदय को उस राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि गवर्नर महोदय शपथ ग्रहण करना चाहते हैं और उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति हाई कोर्ट के उपलब्ध नहीं है, किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है न्यायालय में शपथ ग्रहण कराने के लिए, तो उनके ठीक नीचे जो भी न्यायाधीश होगा उसके समक्ष जो है गवर्नर महोदय उसी फॉर्मेट में जो कि इस संविधान के अंदर डिस्क्राइब किया गया है शपथ लेंगे। कहने का मतलब राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं, और वो उपलब्ध नहीं है तो फिर जो ज्येष्ठतम है उसके नीचे लेते हैं। तो ये हो गया 159। और आप चलते हैं 160 की तरफ। तो अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन की बात कही गई है। राष्ट्रपति इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जैसा वह उचित समझे। यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में बताया गया है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति महोदय उन परिस्थितियों के समय सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। म्यूट हो गया। अब आ रही है? हाँ, कितनी अब आ देर रही है से सर।
कि अच्छा अच्छा, ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, वो कहीं से म्यूट हो गया, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। तो अभी इसको रिपीट कर देते हैं। कुछ ऐसी आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी ऐसी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जैसा वह उचित समझे। कहने का मतलब है कि जो गवर्नर महोदय हैं, उनको कोई भी कार्य करना है तो एज पर लॉ करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ करना है। एक कानून पहले, उसके बाद उन्हें वो कार्य करना है। तो यहाँ पर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाती है जिस जिस परिस्थिति का जिस स्थिति का इस अध्याय में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी वर्णन नहीं है, बताया नहीं गया, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं अगर, तो अब जो है उन परिस्थितियों से निपटने के लिए, आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को राज्यपाल के लिए प्रावधान करने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा वह उचित समझे वह प्रावधान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे। रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहने का मतलब है कि विधि का निर्माण करने का काम तो संसद का है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान कर दी गई है, ताकि वो कोई परिनियम, कोई अध्यादेश, कोई विधि ऐसी रहे जिसके माध्यम से कार्यों को निस्तारित किया जा सके। क्योंकि जिस देश में कानून का राज होता है, वहां कानून पहले बनेगा और फिर काम बाद में होगा। और पूरी दुनिया में कानून का राज है। तो अब कितने कानून जो है संसद बना पाएगी, कितने कानून विधायिका बना पाएगी। 365 दिन भी अगर वह कानून बनाती रहे तो भी जो है हर समस्या के समाधान के लिए उसके पास समय कम पड़ जाएगा और वह कानून बनाने में असमर्थ हो जाएगी। इसलिए कानून का राज मेंटेन रखना है, पार्लियामेंट बना ना पाए अगर, तब भी मेंटेन करना है। विधानसभा अगर एक्ट पारित नहीं कर पा रही है, कानून नहीं भी बना पा रही है किन्हीं परिस्थितियों में, तो भी कानून का राज तो चलेगा ना। कानून का राज के बगैर तो काम नहीं चलने वाला। जब भी होगा काम कानून से ही होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, पहले कानून बनेगा। इसलिए कहीं कहीं पर कार्यपालिका को नियम, परिनियम, अध्यादेश या विधि को सृजन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस तरीके से जब हम देखते हैं तो कार्य विधायिका का है, लेकिन विधायिका के अभाव में राष्ट्रपति को भी शक्ति दी गई कि ठीक है, संसद नहीं बना पाए, चलो तुम देख लो, बनाओ विधि, चलेगा काम अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है, प्रशासनिक विधि है। प्रशासनिक कार्यों को निस्तारित करने के लिए बार बार विधायिका का मुंह तो नहीं देखना कि भाई लैपटॉप बांटने हैं, उसकी नियमावली जो है पार्लियामेंट बनाए, विधानसभा बनाए। हैं? छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे परिनियम के लिए वह विधायिका का मुंह नहीं देख सकती। काम जो गति है वो अवरुद्ध हो जाए। जो गति है, जो कार्य करने की गति है, विकास की गति, वह अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए प्रशासनिक विधि भी बनाते हैं वो। तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव को उसी संदर्भ में हम लेते हैं और एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई थी। अब हम बात करते हैं
जो राष्ट्रपति को ये विधि बनाने की शक्ति दी गई विषम परिस्थितियों में। अब अनुच्छेद 161 पर आते हैं हम लोग। कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यायालय को न्याय करने का काम दिया गया था। विधायिका का काम विधि बनाना, कार्यपालिका का काम जो है विधियों को लागू करना, और न्यायालय का काम न्याय करना, निर्णय करना है। तीनों के कार्यों को अलग अलग रखा गया, सेपरेट किया गया। परंतु जब हम भारत के संविधान पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ कार्य विधायिका के कार्यपालिका कर रही है, कार्यपालिका कुछ न्यायपालिका के भी कार्य कर रही है। जैसे कि यहाँ पर अनुच्छेद 161 के अंदर कुछ मामलों में क्षमादान आदि की बात कही गई है। किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या छूट देने या निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति होगी। यहाँ पे राज्यपाल को इन शक्तियों को प्रदान किया गया। किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकती है। अब सवाल ये होता है कि माफ करने की शक्ति क्यों दी गई? उसकी सजा को कम करने की शक्ति क्यों दी गई? राहत देने की शक्ति क्यों दी गई? सजा अगर हो गई है तो निलंबित करने की शक्ति क्यों दी गई? क्यों दी गई? Why? सवाल ये पैदा होता है। राज्यपाल महोदय को दी गई, यानी कि अगर जो है किसी व्यक्ति के ऊपर हत्या का मामला बनता है, लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, उसके बाद फिर जो है इतना रुपया खर्च होता है, डिसीजन आते हैं, निर्णय होता है, और किसी अपराध में उस व्यक्ति को दोषी ठहरा देती है न्यायपालिका। किसी अपराध में उस एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देती है, तो ऐसे दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को न्यायालय के द्वारा ठहराए गए उनको माफ करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्यों? तो कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने की शक्ति जो प्रदान की गई है, उसके पीछे भी जो है कई प्रकार के तर्क हो सकते हैं। नंबर 1 तो यही है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। भले ही ये गोल्डन रूल है, ये जस्टिस का, न्याय का जो है एक गोल्डन रूल है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसके पीछे ये भी एक लॉजिक है। यहाँ पे जो शक्ति प्रदान की गई है उसके संबंध में चर्चा हम लोगों ने कर ली, और इसको समझने के बाद फिर हम लोग इस पर फिर वापस आएंगे, फिर से इस पे चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी टू की बात करते हैं।
इसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार की बात की गई है। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि स्टेट की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह गवर्नर में निहित, और गवर्नर के पास जो प्राधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो उनके पास ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से वह अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑफिसर्स हैं उनके पास, जो प्राधिकारी हैं, उन प्राधिकारियों की परिभाषा में राज्य की मंत्री परिषद भी शामिल है। जो राज्य की मंत्री परिषद है वह भी शामिल है। तो राज्य की मंत्री परिषद कार्यपालिका होती है और उसका प्रधान होता है गवर्नर। तो राज्य में जो है, जो भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं वह गवर्नर के द्वारा होते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार की बात की गई है। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यानी जो हमारे देश का संविधान है उसके दायरे में रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। यानी राज्य का जो विधानमंडल है, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को अपनी सीमा के अंतर्गत जो जहां तक उसका भौगोलिक और जहां तक उसकी सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए एक राज्य को अपने यहाँ विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा नहीं कि वो ऐसी विधि बनाएगा कि उत्तर प्रदेश से जो है वो मध्य प्रदेश तक लागू हो, उधर उत्तराखंड तक चली जाए, तो ऐसा नहीं है ना। वह अपने प्रदेश में अपनी सीमाओं के अंतर्गत विधियों के सृजन करने की शक्ति रखते हैं, और वहां जहां तक वह शक्ति रखते हैं वहां तक कार्यपालिका की शक्ति भी विस्तारित होती है। बशर्ते किसी भी मामले में जिनके संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान द्वारा, संसद द्वारा या स्पष्ट रूप से प्रदत्त की गई शक्ति के अधीन सीमित है। यहाँ पर जब हम अनुच्छेद 162 के संबंध में संक्षेप में बताएं तो अनुच्छेद 162 यह स्पष्ट करता है कि किसी भी राज्य की कार्यपालक शक्तियां उस राज्य की विधानमंडल की जो विधायी शक्तियां हैं, विधि बनाने की जो शक्तियां हैं, जहां तक उसकी विधि बनाने की विधायी शक्तियां हैं वहां तक कार्यपालक शक्ति का विस्तार होगा। यानी जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो विधायी शक्तियां हैं वह उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जिले हैं वहां तक जो है विधि बनाने की शक्तियां उसे प्राप्त है। तो उसी उतने ही जिलों में जो है कार्यपालक शक्ति का भी विस्तार हो रहा है। परंतु यदि जो है संसद द्वारा जो है
यदि कोई जो है विशेष जो है विधि है और संसद द्वारा जो है कोई प्राधिकरण है या कोई जो है उनका अपना विधि है, तो वो कंट्रडिक्शन नहीं हो। तो यहाँ पर जो है जहाँ तक राज्य की विधायी शक्तियाँ विधि बनाने के लिए शक्ति प्राप्त है, वहाँ तक कार्यपालक शक्ति का विस्तार होगा। अब यहाँ पर जो है जैसे कि कृषि संबंधी मामला है, तो कृषि संबंधी मामले की जब हम बात करें तो समवर्ती सूची का मामला है। समवर्ती सूची क्या होती है? राज्य की सूची होती है और संघ की सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, शेड्यूल होता है। इन शेड्यूल में कौन-कौन से काम संघ के लोग कर सकते हैं, यानी यूनियन जो हमारे देश की केंद्र सरकार है ना? भारत एक संघ है। भारत देश की सरकार को हम संघ के रूप में यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 1 में साफ-साफ लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे संघ शब्द से आशय कि जो है संघ की जो सूची है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। उस सब्जेक्ट्स के ऊपर संघ काम करेगा। और जो राज्यों की सूची है, राज्य की सूची है, उसमें जो विषय लिखे हैं, उस पर राज्य काम करेगा। और एक ऐसा कॉमन लिस्ट है जो जिस पे राज्य भी काम करेगा और संघ भी काम करेगा, दोनों मिलजुल के काम करेंगे, उसे बोलते हैं सम। यानी कि जो दोनों कॉमन जिस पर है। तो अब जैसे कृषि का विषय है, दोनों में राज्य की सूची में भी है और संघ की सूची में भी है। तो जो कृषि का विधेयक आ रहा है, कृषि पर जो विधेयक आ रहा है, मान लो कोई कानून बन रहा है, तो राज्य भी अपना बना सकता है अपनी अपने स्टेट के अंदर कृषि से संबंधित कि बीज कैसे वितरण होंगे, खाद कैसे जाएगी, पानी कैसे दिया जाएगा, जो भी उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए। और इंडिया लेवल पर जो है खाद्यान्न कैसे इंटरनेशनल लेवल पर हमें इस्तेमाल करना है, किस जगह कितनी उपज हो रही है, कहाँ पहुँचाना है, क्या इस संबंध में बहुत सारी चीज़ों पर ये भी बना सकती है संघ भी। तो ये सामवर्ती सूची का मामला जो है था और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 161 पर आते हैं। तो ये जो जैसे कि पॉलिटिकल ऑफेंडर की बात जब हम करें, है ना? कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम देखते हैं, तो मानवाधिकारों की बात करें जो है जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई 10 दिसंबर 1900 जो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, उसके अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को जिसको और जो राजनीतिक व्यक्ति और उसको उसकी सरकार द्वारा जिस देश के अंदर वह रह रहा है, उस देश की सरकार से, उस देश की न्यायपालिका से न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। और उसे युक्त यकीन है कि जो है उसके देश में उसकी सरकार, उसकी न्यायपालिका पारदर्शितापूर्ण न्याय नहीं करेगी, उसकी प्राण एवं उसकी संपत्ति को खतरा है, तो वह व्यक्ति किसी अन्य देश में
अपने प्राणों के लिए जो है शरण मांग सकता है। जैसे कि दलाई लामा वाला केस आप देखिए, तो जब दलाई लामा का केस हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है दलाई लामा ने जो है जब वहाँ पर हमला हुआ दलाई लामा के तिब्बत के ऊपर, तो ही वाज द पॉलिटिकल पर्सन देयर, और जब उनके जीवन को खतरा पैदा हुआ तो उन्होंने भारत में शरण मांगी। तो जो है ऑनरेबल दलाई लामा को भारत में शरण दी गई। तो एक राज्य को शरण देने का अधिकार, मानव अधिकार की जो है 10 दिसंबर 1948 को घोषित मानवाधिकार की घोषणा के अंतर्गत जो मानव है, उसको अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे देश में जाकर के शरण लेने का अधिकार है, ये दिया गया। और एक राज्य को अपनी संप्रभुता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को शरण देने का अधिकार दिया गया। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो है मानव अधिकारों के माध्यम से जो है एक व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा की जा सकती है। परंतु यदि किसी देश के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से इस तरीके से फंसा दिया जाए, अयुक्त लगता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? यदि किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के विरुद्ध सरकार और न्यायपालिका दोनों मिल करके, सरकार और न्यायपालिका दोनों मिल करके किसी व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे उसको जो है उसके प्राणों को लेना चाहे और उसकी संपत्ति को लेना चाहे, तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो एक तो इंटरनेशनल लॉ है कि इंटरनेशनल लॉ के आधार पर वह किसी दूसरे देश में जाकर के शरण ले सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, मानवाधिकार के माध्यम से। दूसरा ये कि ये भी एक ऑप्शन के रूप में है कि भाई जो है राज्यपाल कोई पॉलिटिकल सरकार का हिस्सा तो होता नहीं है और ना न्यायपालिका का हिस्सा होता है, तो अगर उसे युक्त लगता है तो वह जो है ऐसे जो भी रीजन वह देखे तो उन्हें दोषी को, जो जो दोष सिद्ध किया गया हुआ व्यक्ति है, उसको क्षमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया गया है, क्षमा करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, वह इस दृष्टि से दी गई है कि यदि किसी भी 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहीं पर लेक्चर को समाप्त करते हैं, और जो है any doubt, if you feel any doubt then you can ask me. कोई भी सदस्य जो किसी कोई डाउट है तो वो प्रोफेसर साहब से अपनी बात रख सकता है। हाँ, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो कुछ पहलू और भी निकल के आते हैं और क्लियर हो जाते हैं। हालांकि 9 बज रहा है, फिर भी एक सवाल का जवाब तो लिया ही जा सकता है। सर मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे हमारे एसडीएम होते हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो कार्यपालिका में आते हैं, तो हाँ, उनको भी शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो उसके बारे में क्या राय आपकी है? देखिए, जो जिलाधिकारी हैं, जो उप जिलाधिकारी हैं, ये सब आईएएस और पीसीएस जो अधिकारी हैं, ये जी सब कार्यपालिका का अंग है। जी हाँ, कार्यपालिका का अंग है। इनको संविधान के दायरे में रहते हुए
जो विधायिका द्वारा विधि बनाई जाती है उसका अनुपालन करना होता है। और जो है विधि जब बनाई जाती है तो उसमें सारी गाइडलाइंस होती है, परंतु हर स्थिति के लिए हर जगह कानून नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको तत्काल जो है परिस्थिति को देखते हुए नियम पर नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। जी ये तुरंत नियम बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। इसको बोलते हैं प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि, अब अगर कोई डीएम, कोई जो है एसडीएम के द्वारा बनाई गई जो विधि है, जो नियम है, जो परिनियम है, वह भारत के संविधान के अंदर दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध है, तो वह चैलेंज किया जाएगा और वह नियम, वह परिनियम जो युक्त नहीं है, वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। तो जनता को यह रेमेडी, जनता को यह अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के रूप में प्रदान किया गया है कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, अगर उसका वायलेशन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा करके आप उसको वायलेट होने से जो है रोकिए, अपनी रेमेडी ले लीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है, परंतु डीएम, एसडीएम को विधि के शासन को मेंटेन रखने के लिए, कार्य करने के लिए प्रशासनिक विधि बनाने की शक्ति दी गई है और डीएम और एसडीएम से यह अपेक्षा की जाती है कि आप जो भी विधि बनाए वो संविधान के अनुरूप हो। और मेरा प्रश्न हमेशा से देश के नागरिकों के बीच में रहा है। हमेशा मैं कहता हूँ, जब लोगों को संविधान मालूम नहीं तो संविधान के अनुसार विधि कैसे बनाएंगे। जी अभी मैं कोर्ट रूम के अंदर जो है बिहार के एक न्यायाधीश का वीडियो देख रहा था, उसमें जो है सम्मन की तामीली हुए बगैर वारंट इशू हो गया। अब सम्मन तामील नहीं हुआ, तामीली की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन वारंट इशू हो गया। कैसे हो गया? तो कोर्ट पूछ रही है प्रशासनिक अधिकारियों से। तो प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग के अंदर संविधान की शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, उस ट्रेनिंग में भारत के संविधान की जानकारी सबसे आवश्यक है। उसके बाद मानव अधिकारों की जानकारी दिया जाना सबसे आवश्यक है। और फिर जाकर के आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि, उसकी उनकी पढ़ाई। जब ये जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है, अगर उन्हें संविधान की जानकारी हो, अगर उन्हें मानव अधिकारों की जानकारी हो, अगर उन्हें प्रशासनिक विधि की जानकारी हो, अगर उन्हें महत्वपूर्ण विधियों की जानकारी हो, तो वह युक्त विधि बनाएंगे। उनके नियम, उनके जी परिनियम जो है संविधान सम्मत होंगे। और अगर उन्हें संविधान की जानकारी नहीं होगी, उन्हें मानव अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, उन्हें महत्वपूर्ण विधियों की जानकारी नहीं होगी, तो वह मन मर्जी वाली विधि बनाएंगे। और बिल्कुल एक सर, बिल्कुल थॉट जब कार्यपालिका के दिमाग के अंदर ये चला जाता है कि किंग इज ऑलवेज राइट, किंग इज ऑलवेज राइट, और मैं डीएम हूँ किंग, मैं एसडीएम हूँ जी किंग, किंग इज ऑलवेज राइट, तो फिर वो संविधान साइड में, दूसरी विधियां साइड में, और जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग का बिल्कुल सर, मामला है। इसीलिए भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निशुल्क संवैधानिक शिक्षा दे रही है, ताकि लोगों को संविधान की जानकारी प्राप्त हो और जो कमियां हैं उनको, प्रशासन में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके।
और इसी तरीके से विधायकों को भी और सांसदों को भी संविधान की जानकारी दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनका भी टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर। जनता द्वारा चुनाव तो होना चाहिए, जनता द्वारा तो सांसदों को चुना जाना चाहिए, डेमोक्रेसी है, लेकिन जो संविधान के टेस्ट में फेल हो जाए, जो संविधान को ना पढ़ाया जाए और ना पास कर पाए, उसके अत्ते भत्ते सब रोक लेने चाहिए। जब तक वह संविधान, उनका बिल्कुल टेस्ट सर। होना चाहिए विधायकों का, सांसदों का, और अगर वो पास होते हैं तो उनके अत्ते भत्ते सब कुछ चीजें रिलीज की जाए, और अगर वो फेल होते हैं तो फिर रोक के रखा जाए। तो जब वह इस तरीके से उनको कसा जाएगा, विधायिका को, कार्यपालिका को कसा जाएगा, तब संविधान का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ वास्तव में होगा। नेक्स्ट। थैंक यू सर। हमारे माननीय राजा राम जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर। बताइए। माननीय राजा राम जी, माननीय राजा राम जी का माइक अनम्यूट किया है। सर थैंक यू प्रोफेसर साहब। मैं ज्यादा नहीं, संक्षेप में जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 161 के अंतर्गत जो किसी, हाँ, बोलिए सर। आपकी लगता है आवाज आपका नहीं आ माइक, रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। सर आ रही है आप? जी वो जी सर बोलिए। उधर से म्यूट हो गया था। हाँ, मैं बस संक्षेप में जानना चाह रहा था कि आर्टिकल 161 में जो पावर उसको राज्यपाल को मिलती है, किसी स्टेट के राज्यपाल को किसी दोषी व्यक्ति के अपराध को क्षमादान करना, बदल देना आदि, उसको जो न्यायालयों से होते हैं रोक देना, तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है उसके पास। हाँ, और तो इसका अगर वो दुरुपयोग करेगा तो फिर कहाँ उसका वो उसका सॉल्यूशन कहाँ है, रेमेडी कहाँ है अगर राज्यपाल दुरुपयोग करता है? राज्यपाल दुरुपयोग करता है। मतलब किसी अपराधी के अपराध को क्षमादान करने का या बदलने का जो न्यायालय से दोषी सिद्ध हुआ है, जैसे अभी गुजरात में बिल्किस बानो को मामला है, हाँ, ये तो इसमें पूरा क्लैरिफिकेशन। सवाल आपका क्या है? ये जो पावर है स्टेट के गवर्नर के पास रेमिशन की, हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी पावर है उसके पास। अगर वो दुरुपयोग करता है इसका, तो इसकी कहीं कोई रेमेडी है अपने देश में? देखिए, दुरुपयोग और सदुपयोग हमने जो वार्ता करी उसमें मैंने इसके सदुपयोग के दृष्टिकोण से बात करी थी। किसी भी विधि का दुरुपयोग हो सकता है, किसी भी विधि का दुरुपयोग हो सकता है। यदि किसी भी विधि का दुरुपयोग होता है तो उस संबंध में हमको जो है रेफरेंडम देना पड़ेगा, प्रतिवेदन देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति जो है, जैसे राज्यपाल महोदय के द्वारा अगर दुरुपयोग होता है, किसी इस तरह के पावर का मिसयूज होता है, तो आप माने राष्ट्रपति को इसकी सूचना दीजिए। जो है राष्ट्रपति महोदय को इन्फॉर्म करिए, और उसके बाद प्रॉपर वे में जो है कार्रवाई करते हुए उसके फैक्ट एंड इशू को देखते हुए ला करके फिर अंतिम चरण वही न्यायपालिका में ही डिस्कस होगा कि क्या माननीय गवर्नर जी के द्वारा इन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया अथवा नहीं किया गया। तो एवरी डिस्प्यूट शुड बी सॉल्व इन द जुडिशरी, परंतु एग्जीक्यूटिव को हमें इन्फॉर्म करना है, ताकि जो है ये प्रशासनिक लेवल पे अगर ये मामला हल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। और अगर दुरुपयोग का पावर पाया गया, दुरुपयोग का मामला आया, तो फिर उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई बनती है होगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी रेफरेंडम को, जब बिल्किस बानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने उसको सुना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया उसकी पिटीशन। हाँ, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको नहीं सुना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ? और उसके द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होती हैं।
यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं सुना है तो फिर हाई कोर्ट भी नहीं सुनेगा और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं सुनेगा। तो इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो भी निर्णय आते हैं वह उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। फिर हाई कोर्ट भी उसको रिजेक्ट करेगा उस तरह के मामले को, क्योंकि बाइंडिंग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होंगी, हाई कोर्ट को तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करते समय हमेशा यह देखना चाहिए और देखती है सुप्रीम कोर्ट की उसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। एक भी निर्णय अगर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अयुक्त युक्त होता है तो फिर हाई कोर्ट भी उसी की प्रकाश में अयुक्त निर्णय करता चला जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग। तो अब मानिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बिल्किस मामला जो है पर जो निर्णय आया, उस केस की स्टडी किए बगैर हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होंगी और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक भी निर्णय अगर गलत होता है तो पूरे देश के अंदर अन्याय होगा। पूरे देश की हाई कोर्ट जो है उसी तरह के फैक्ट एंड इश्यू में उसी तरह के निर्णय करेंगे। ओके सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि सर अभी में हो गया है, तो हम अगली मीटिंग में बात करेंगे। तो हेलो सर, जय भीम। हेलो, जय भीम सर। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय जय भीम सर। बहुत ही लुकारी से हमने जो जानकारी आप देते हैं। हेलो जी जी सर, जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? कुछ सवाल पूछना चाहता है? नहीं, वो উল্টো হয়ে গেছে, ক্যামেরাটা উল্টো হয়ে গেছে, এইদিকে আমাকে দেখার জন্য। मनगोत्रा साहब, मेरी आवाज आ अरे रही है क्या? जी सर, जी আরে जी ক্যামেরাটা বাইরে सर, চলে গেছে না, এদিকে আসবে তো। अच्छा, ये আমি কি এরকম দেখো बहुत আমাকে? सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ये क्या जानना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा प्रश्न। ओके सर। को पूछना वो पर भी बात नेट तो बनगोत्रा साहब का नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है। सर मुझे आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, जय भीम सर। जय भीम सर एडवोकेट साहब को थोड़ा नंबर से हम बात करना चाहता है सर, नंबर लेने के लिए वेस्ट बंगाल से नॉर्थ बंगाल। जय भीम सर। जी जी, बोलिए सरकार साहब। हाँ सर, नंबर देने से थोड़ा बात। हाँ जी करिए। अगर कोई हमारा जो बाम सेप का कोई कहता है, जो बाम सेप पे जुड़ा है, ये लोग को बहुत ऑफिस में थोड़ा तंग कर रहा है, तो इस बारे में साथ साथ बात। हेलो हेलो सर। हाँ आपका प्रश्न। एडवोकेट आवाज नहीं क्लियर आ रहा है सर। हाँ बताइए सर। आप हमारा नंबर पे थोड़ा नंबर भेज देने से अच्छा होगा सर, एडवोकेट साहब से बात करेंगे बाद में। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके। ठीक है, फिर अब प्रश्नोत्तर का समय जो है हम लोग नेक्स्ट जिनके भी प्रश्न रह गए हैं वह जो है व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब जो है नेक्स्ट वेबिनार में आप लोग को दे दूंगा। और ठीक है काफी हो चुका है, तो मैं जो है प्रश्नोत्तरी का समय समाप्त
हाँ, मेरा नंबर ले लीजिए, उसमें व्हाट्सएप हमको हाई दीजिएगा, उसमें हम कर देंगे। तो ठीक है, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 6392 एक मिनट, 6392 63 63 71 71 08 08 6392 हाँ 63 71 08। तो नाम था आरसी धीमान। आरसी धीमान। ठीक है सर, हाँ ठीक ओके है, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। मैं चाहूंगा अब माननीय संचालक महोदय अपना संचालन का काम आगे। हेलो, हाँ धीमान साहब। जी सर। हेलो। जी सर, जी सर। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ लगे धीमान साहब, ये जो है ना, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है फाइनल दे दिया इसके बिल्किस बानो के केस में, हाँ हाँ, तो क्या इसकी अपील राष्ट्रपति के साथ पास नहीं हो सकती? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है डिसीजन दिया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में ही अपील होगी। क्यूरेटिव रेट होती है। नहीं, राष्ट्रपति की क्या पावर उसके ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? भाई वही जो है, जो क्षमादान वाली वही है। हाँ हाँ, नहीं मेरा राष्ट्र- मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको केस को रद्द कर दिया है हाँ, कि इसकी अपील राष्ट्रपति के पास नहीं हो सकती। नहीं तो अब ये वहां चली जाएगी ना विधायिका में। हम्म अब इस पर विधायिका काम कर सकती है, पार्लियामेंट। नहीं, वो तो है पार्लियामेंट में, समझो हाँ, पार्लियामेंट में तो वो तो पार्लियामेंट जो है वहाँ की गवर्नर जो है, वहाँ की जो कैबिनेट पास करती है। पार्लियामेंट के द्वारा ही इस आदेश के संदर्भ में कोई नया कानून बनाया जा सकता है। नहीं, मेरा जो कहने का मतलब है, जैसे वहाँ की विधायिका ने पास किया, गवर्नर ने उसको कर दिया, हाँ और जो है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राष्ट्रपति है, हाँ राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास अपील तो हो जानी चाहिए ना। भाई, अब देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो कानून को स्टडी किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है, विधियों का इंटरप्रिटेशन करने का काम जो है इसका है, न्यायालय का है। और न्यायालय अंतिम, उच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है, और वह बाध्यकारी, उसके द्वारा घोषित विधियां बाध्यकारी हैं। तो राष्ट्रपति के पास कौन सी अपील जा सकती है? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को जो पावर है वही है, न्यायपालिका के निर्णय की समीक्षा तो जो है राष्ट्रपति नहीं करेंगे। नहीं, कई बार राष्ट्रपति के पास अपील जाती है, वो माफ कर देता है, कई पहले ऐसे हुई है। हाँ, वो तो माफी जैसे राज्यपाल को सकती हैं, वैसे वहां पे भी हैं। कई अपीलें हमने देखी है, वो राष्ट्रपति को जाती है, वो माफ कर देते हैं। वो आपराधिक मामलों में है, माफ कर सकते हैं। जैसे राज्यपाल को सकती है, राष्ट्रपति सजा नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति जो है को जो शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों के अनुरूप वह काम करेंगे। जैसे अभी राज्यपाल की शक्तियां 161 में हम लोग डिस्कस करी है ना। ये मेरा जो कहने का मतलब है, बिल्किस बानो को जो केस है, इसकी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या राष्ट्रपति के पास हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं, राष्ट्रपति के पास नहीं होगी। ठीक है, तो वो कौन? इसका ये समाधान है कि जो 125 सीआरपीसी का मामला था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुस्लिम समाज की जो महिला हैं उनको भी गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। एक शाहबानो का केस था मध्य, तो शाहबानो का केस आया कि 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वह मुस्लिम पर भी लागू होता है, और जो है मुस्लिम महिलाओं को भी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो है गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। परंतु जब यह मामला डिसीजन हो गया था, तो उसके बाद इसका बहुत विरोध हुआ था।
125 सीआरपीसी के तहत नहीं दिया जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर इसका विरोध हुआ था। तो फिर विधायिका ने इस संबंध में उनके गुजारा भत्ते के लिए एक अलग जो है विधि का सृजन कर दिया, और वो फिर मामला जो हैंडल होना था वहां से वो उस विधि के अनुसार होने लगा, वक्फ बोर्ड के माध्यम से। तो ये विधायिका के अंदर जा सकता है, विधायिका के अंदर जो है इश्यू उठाया जा सकता है, और उस संबंध में जो पावर है, जिस पावर के माध्यम से जो है ये बिंदु उठा है, उस पावर पे विधि बनाई जा सकती है। जैसे SC/ST एक्ट का मामला आया था, SC/ST एक्ट के मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अमेंडमेंट वो डिसीजन दे दिया था, उसकी वजह से जो है अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम निष्प्रभावी सा हो गया था। तो उसको भी जब भारत देश के नागरिकों ने जो है विरोध किया, तो उसका सलूशन भी वहीं से निकला, विधायिका से, और फिर और सख्ती के साथ जो है उसमें और मजबूती के साथ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया। तो जो है इस सलूशन विधायिका में। क्या बिल्कुल बालों का केस Thank you, वो sir. कौन उठाएगा चलेगा? वो तो जाति है ना मतलब। अब बिल्किस बानो का केस देखिए मैं इसे कहा कहूंगा, है ना। ठीक है साहब, सुनिए करिए इसको। इसमें लोगों के मन में लिंगेश शंका साहब, क्या है कि बताइए। ये लिंगेश साहब इस अंडर पर द बाद में चर्चा गवर्नमेंट करेंगे। लिंगेश साहब इस पर बाद में बिल्किस चर्चा बानो के करेंगे। केस को ठीक है, ठीक। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, समय हो चुका है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करेंगे। एक मिनट दीजिए इंजीनियर साहब। जी सर। मैं आदरणीय अपने लांगे साहब की जो शंका है उसका थोड़ा समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी सर, आ रही है। सर जी लांगे साहब, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, तुलसीदास लांगे साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, सुन रहा हूँ। जी 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 मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करूंगा आपकी शंका के समाधान के लिए कि हमारे देश में राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दो जो पद निर्धारित किए गए हैं इनको निष्पक्ष माना गया है। जी। ये दो पोस्ट को पक्ष नहीं माना गया है, इनको निष्पक्ष माना गया है। जी हाँ। और जैसे घर परिवार में कोई बुजुर्ग होता ना, बुजुर्ग 100 साल का, 200 150 साल का या सबसे बड़ा, जी जी, जब कोई निर्णय नहीं हो पाता तो सारे लोग कहते हैं ना कि चलो ताऊ जी के ऊपर छोड़ दो या दादाजी के ऊपर छोड़ दो। जी हाँ। एक इस किस्म की शक्तियां राज्यपाल महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हैं। ये जो इनके केस की बात आप कर रहे हैं गुजरात की, उसमें क्या होता है, उसमें ये नहीं माना गया कि जिनको रिहा किया गया है उनके साथ ये नहीं माना गया कि उन्होंने अपराध नहीं किया था। अपराध किया था उनको। न्यायालय ने जो सजा दी वो अपराध के अकॉर्डिंग दी, लेकिन उसमें एक विशेषाधिकार है, सरकार उसकी समीक्षा कर सकती है कि जो अपराध हुआ उस अपराध में अपराधियों की वर्ग तो क्या पेशेवर अपराधी है या किसी अज्ञानतावश उनसे ही अपराध हो गया। तो उसकी समीक्षा करने के बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ एक विशेष प्रार्थना लगाई जाती है कि ये अपराध जो हुआ है, इनको 20 साल की सजा मिली, 20 साल में ये लोग 10 साल की सजा काट लिए हैं, और चूंकि ये पेशेवर अपराधी नहीं है इसलिए इन पर रहम किया जाए, इन पर दया की जाए। इस किस्म की रिपोर्ट जेलर से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से राज्यपाल महोदय या सरकार मांगती है कि भाई ये 10 वर्षों से जो जेल में है या 8 वर्षों से जो जेल में है, इसका चरित्र क्या है इस बीच का जेल का। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उस जेल का सुप्रिंटेंडेंट ये रिपोर्ट देता है न्यायालय को भी, राज्यपाल महोदय को भी, कि इनका 8 साल का जो जीवन है वो बिल्कुल निष्पराधी है,
इनके भाव से, इनके व्यवहार से कहीं नहीं लगता कि ये अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय को उनकी सजा को, शेष सजा को माफ करने का विशेषाधिकार है। ये विशेषाधिकार है और इस विशेषाधिकार में कभी जुडिशियली, न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं करता है, क्योंकि ये राज्यपाल महोदय का और राष्ट्रपति महोदय का विशेषाधिकार है कि उन्होंने ऐसा माना कि इन्होंने अपराध तो किया, लेकिन अपराध की ये सजा कुछ भुगत चुके हैं। शेष चूंकि ये अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, इस लाइन के नहीं है, किन कारणों से इनसे अपराध हो गया, इसलिए क्षमा किए जाने के योग्य है, इनको क्षमा किया जा सकता है। उस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के राज्यपाल ने उनको क्षमा किया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे? नहीं पसंद सर। विशेषाधिकार, विशेषा जो अधिकार है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि किसी को सुप्रीम कोर्ट भी मृत्यु दंड दे दे, और विशेष परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो उसे जीवन दान दे दे। समझ रहे कि नहीं? तो राष्ट्रपति में जो शक्तियां होती हैं वही शक्तियां राज्यपाल में होती हैं राज्य के लिए। राष्ट्रपति में वह शक्तियां संपूर्ण देश के लिए होती हैं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए होती हैं, और राज्यपाल में वही शक्तियां राज्य के लिए होती हैं। राज्यपाल ऑन व्याप राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो अब इस पे जैसा हमारे आरसी दीवान साहब बता रहे हैं कि विशेष अगर किसी को करना है तो इस निर्णय के विरुद्ध पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पार्लियामेंट में फिर डिबेट होगी, और डिबेट के आधार पर अगर ये पाया जाए कि कलेक्टर ने या उस जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने गलत रिपोर्ट दी है, राज्यपाल महोदय को गुमराह किया है, तो उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। तो इसका कुल मतलब ये है कि राज्यपाल को और राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार है, जैसे हम उनको पिता के रूप में स्वीकार करते हैं या परिवार के मुखिया के सबसे बड़े के रूप में स्वीकार करते हैं, और उनको निष्पक्ष माना गया है। संवैधानिक भाषा में राष्ट्रपति को, राज्यपाल महोदय को निष्पक्ष माना गया है। इसलिए उनकी विवेकानुसार उनको लगा कि भाई इसने अपराध तो किया, इसको सजा भी 20 वर्ष की प्रॉपर दी गई, लेकिन इसने 8 वर्ष की सजा काट ली है, और ये मतलब पेशेवर मतलब गुंडे नहीं है, बदमाश नहीं है, हत्यारे नहीं है, किन विषम परिस्थितियों में उनसे अपराध हो गया, और इनका शेष जीवन जो जेल का है वो जीवन भी स्वच्छ है, मानवतावादी है, मनुष्य का है, तो इनको माफ किया जा सकता है। ये विशेषाधिकार है। तो गुजरात में जो निर्णय आया है राज्यपाल महोदय का, सरकार ने जो उसकी सिफारिश की है वो विशेषाधिकार की है, और विशेषाधिकार को निरस्त नहीं कर सकता कोई न्यायालय। इसका सही आंसर ये है, आप समझ लीजिए। समझ रहे ना मेरी बात को? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब मैं आगे की कार्रवाई को कंटिन्यू करते हुए आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय अनुमोदन रखें, और समय भी हो चुका है और मुझे समाप्त करने की भी अनुमति प्रदान करें। आपको समाप्त करने की अनुमति देनी है कि मुझे नहीं, नहीं, बोलना है? सर आपको अनुमोदन करना उसके बाद। धन्यवाद। पाठ पाने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, और इस देश में
जन्मे सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान व्याख्या के वाचन में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय पूर्व विधायक माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी और विशेषकर आरसी धीमान साहब, जिन्होंने वो केवल और केवल संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। भारतीय संविधान के पक्ष विपक्ष या लचीला या कठोर संविधान है उस पर ज्यादा चर्चा वो नहीं है, केवल जो संविधान में जो दिया है उसी पर वो अपने व्याख्यान दे रहे हैं। और भारत के कोने में तमाम हमारे जो साथी बैठे हैं संविधान वाचन को सुनने का काम कर रहे हैं। विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बनगोत्रा जी का, जो जम्मू कश्मीर में बैठकर इस कार्यक्रम को करने का अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी आरसी धीमान साहब को विशेषकर मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला तो हमारा जो संविधान है उस संविधान में 3 सूचियां हैं। पहली सूची और दूसरी सूची संगवर्ती सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 सूचियों पर उन्होंने चर्चा किया है। और साथ साथ उन्होंने राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, चाहे वो कार्यपालिका शक्तियां हो, व्यवस्था पालिका शक्तियां हो, न्यायपालिका शक्तियां हो, उन तीनों शक्तियों पर उन्होंने आर्टिकल के 161, 162 पर उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं, भारत का संविधान लचीला संविधान है और भारत का कठोर संविधान भी है। वो संविधान है आर्टिकल या जिन हम किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, वो कठोर संविधान है। और लचीला संविधान तो आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में सैकड़ों में संशोधन हो गए हैं। तो ये सिद्ध करता है कि भारतीय संविधान हमारा लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल संविधान। कभी हम लचीले संविधान और कठोर संविधान की आड़ में आकर हम जो विशेष जो सरकारें होती हैं वो अपना काम भी। अभी आरसी धीमान में निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा छूट गया। हमारा राज्य में आपातकालीन शक्तियां भी राज्यपाल की हैं। जब राज्य में वित्तीय संकट आ जाए, सांप्रदायिक जाति और जाति के नाम पर लोग लड़ने लगे, तब वहां पर वह अपनी सारी जो रिपोर्ट होती राज्य की, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वित्तीय संकट के नाम पर अनेकों प्रकार की समस्याएं जब राज्य में घटित हो रही हैं, तो वो सारी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेश पर राज्य में वह राष्ट्रपति शासन भी इम्पोज हो सकता है। ये राज्यपाल की सलाह के आधार पर होता है। ये धीमान साहब ने शायद अपने व्याख्यान में बताने की बात नहीं की। अभी बहुत सारे साथी चर्चा कर रहे थे, प्रश्न देख रहा था कि भाई यदि मान लीजिए अभी हमारे माननीय बहुत ही सम्मानित, हमारे बड़े सम्मानित हैं आनंद साहब, आनंद साहब ने कहा कि यदि मान लीजिए जो राज्यपाल है वो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको अधिकार है तो किसी की सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं और नहीं भी माफ कर सकते हैं, तो क्या वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं? तो इसका सीधा सा मतलब है ऐसी शख्सियत सिद्ध हो जाए यदि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो राष्ट्रपति को उनके पद से पदस्थ भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो काफी शानदार धीमान साहब ने अपनी बात को बड़े आसान तरीके से बताया। हालांकि भारतीय संविधान को यदि आप पढ़ेंगे
तो भारतीय संविधान की जो भाषा है बहुत क्लिष्ट है, टिपिकल लैंग्वेज है। तो गौतम माता के तत्वाधान में धीमान साहब जो बहुत ही बहुमूल्य समय देकर हम सबको अभी संविधान के बारे में बताने का काम करते हैं, बहुत शानदार काम है। हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और इस आशा के साथ कि वो आगे भी हमारी मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आपका धीमान साहब का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।